दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के शिलालेख और अभिलेखों के बारे में। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं अभिलेखों के बारे में कि अभिलेख क्या होते हैं, कहाँ पे हमें मिलते हैं और कौन सी जगह पे ये पाए जाते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं अभिलेखों की। तो अभिलेख प्राय स्तंभ, ताम्रपत्र, मुद्राओं, मूर्तियों, मंदिरों की दीवारों पर आदि पे खुदे हुए हमको मिलते हैं। अभिलेखों का जो अध्ययन है वो एपियोग्राफी कहलाता है। सबसे पुराना अभिलेख है वो हड़प्पा काल का माना गया है और इसको अभी तक क्या हुआ है, पढ़ा नहीं गया है। ये भी एक इंपॉर्टेंट मुख्य बात है कि जो हड़प्पा काल का अभिलेख मिला हमें उसको अभी तक नहीं पढ़ा गया। तो आपका क्वेश्चन भी आ सकता है कि भारत का ऐसा कौन सा या फिर कौन सा सबसे पुराना अभिलेख है जो अभी तक नहीं पढ़ा गया है। तो वो कौन सा है, हड़प्पा का अभिलेख है, वो अभी तक नहीं पढ़ा गया है। उसके बाद अपने बात करते हैं कि प्राचीन पठनीय अभिलेख सम्राट अशोक का है। सबसे पुराना अभिलेख है वो सम्राट अशोक का है और 1837 ईस्वी में जेम्स प्रीसेप को इसको पढ़ने की क्या मिली थी, सफलता मिली थी। और सर्वाधिक अभिलेख मैसूर में पुरालेख शास्त्री कार्यालय उसमें संग्रहित किए गए हैं। मैसूर के पुरालेख शास्त्री कार्य या फिर शास्त्रागार है, वहाँ पे क्या हुआ है, सबसे पुराने अभिलेख है वो लिखे हुए हैं। आपको जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम का ग्रुप है, वहाँ पर डाल दी जाएगी, वहाँ से आप इसको देख सकते हो। अब आगे बात करें कि जो शिलालेख और अभिलेख है उन दोनों में हमें क्या भिन्नता मिलती है, दोनों क्या एक दूसरे से किस प्रकार से अलग है। तो शिलालेख है और अभिलेख है वो दोनों एक दूसरे में क्या अंतर है। शिलालेख का मतलब होता है शिलाओं पे खुदा हुआ, अर्थात अपने कह सकते हैं पत्थर की शिलाएं होती है बड़ी बड़ी, उन पे छन्नी या हथौड़े के द्वारे क्या किया जाता है, खुदाई कर ली जाती थी। पुराने समय में क्या थे, शिलालेख है वो शिलाओं पे खुदे जाते थे, पहाड़ों की शिलाओं को प्लेन किया जाता था और उसके बाद उन पर ये शिलालेख है वो खोद दिए जाते थे। उसके बाद अपने बात करते हैं अभिलेखों की। तो अभिलेख है वो अभिलेख प्राय स्तंभ, शिलाओं, ताम्रपत्रों, मुद्राओं, मूर्तियों, मंदिरों और दीवारों इत्यादि पे मिलते थे। जैसे कि किसी ने क्या किया था, कोई मंदिर बनाया किसी राजा महाराजा ने, तो उसने अपने क्या कर दिया था, उसके जो मंदिर बनाया है उसके मंदिर की दीवार पे क्या कर दिया, अपनी एक प्रशस्ति लगाई थी और उस प्रशस्ति पे अपने बारे में जो वर्णन किया गया है वो मंदिरों की दीवारों पे अभिलेख हो गया। और जो स्तंभ होते हैं, अर्थात अपने कह सकते हैं कि जो भी पिलर बनाए जाते हैं मंदिर के अंदर या स्तंभ बनाए होते हैं, उन स्तंभों पर क्या होती है, कुछ मूर्तियाँ लगी होती है, मूर्तियों के नीचे उनके बारे में कुछ लिखा जाता था। तो ये हो गया शिलालेख और अभिलेख के बारे में, दोनों में भिन्नता हो गई। उसके बाद आगे देखते हैं अभिलेख और अध्यादेश में क्या अंतर है। अभिलेख और अध्यादेश में क्या अंतर है। अध्यादेश शब्द है वो एक राजनीति का शब्द है, अभिलेख है वो एक इतिहास का शब्द है। वह आधिकारिक आदेश जो किसी स्थिति के निपटाने के लिए राज्य के प्रधान शासक द्वारा जारी किया जाता है या निकाला जाता है उसको अध्यादेश कहते हैं। अर्थात राज्य का जो भी राजा है या अधिकारी है, किसी भी आदेश को निकाला जाता है। जैसे अपने कोरोना लगा था, कोरोना में क्या क्या था, लॉकडाउन लगाया था, तो उसके लिए कुछ नोटिफिकेशन भी जारी किए गए थे। तो वो एक तरीके से क्या हो गया, अध्यादेश जारी करना हो गया, जिसके द्वारा किसी भी समस्या का है वो निपटान किया जा सकता था। अभिलेख क्या होते थे कि अध्यादेश के रूप में भी हो सकता है या फिर उसमें सामान्य बातों का जिक्र होता हो। उदाहरण के लिए अशोक द्वारा जो स्थापित ज़्यादातर शिलालेख है वो शिलाओं पर खुदे हुए हैं और अध्यादेश के रूप में ही है। अर्थात उनमें कुछ उनकी खासियत मिलती है, कुछ उनके बारे में हमें रोचक जानकारियाँ मिलती है। तो इसी प्रकार के दोनों अध्यादेश और अभिलेख है वो दोनों में इसी प्रकार का अंतर पाया जाता है। उसके बाद अपने बात करते हैं हाथीबड़ा गोसुंडी शिलालेख। हाथीबड़ा और गोसुंडी का शिलालेख है वो दोनों एक ही है। सबसे पहले अपने इसकी बात करते हैं कि ये मिला कहाँ पे था। तो चित्तौड़गढ़ का एक गांव है गोसुंडी, वहाँ पे ये क्या है, अभिलेख मिला था गोसुंडी गांव के अंदर। इसकी भाषा है वो संस्कृत है और लिपि है वो कौन सी है, ब्राह्मणी लिपि है इसकी, ब्राह्मणी लिपि। और जो गांव का नाम है वो क्या है, गोसुंडी गांव, चित्तौड़गढ़ का है। उसमें ये हमें साक्ष्य मिला। गोसुंडी का शिलालेख सर्वप्रथम डॉक्टर DR भंडारकर उनके द्वारा पढ़ा गया था। गोसुंडी का शिलालेख सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया था, भंडारकर के द्वारा। डॉक्टर BR भंडारकर है उनके द्वारा क्या किया था, इसको पढ़ा गया था। और वैष्णव और जो भागवत संप्रदाय है, अर्थात अपने कह सकते हैं कि प्राचीन पूजाओं और भागवत और जो वैष्णव संप्रदाय है उसकी जानकारी हमें इसी शिलालेख से मिलती है। कौन से मिलती है, गोसुंडी का जो शिलालेख है उससे हमें वैष्णव और भागवत संप्रदाय की सर्वाधिक जानकारी मिलती है और सबसे प्राचीन अभिलेख है। जो गोसुंडी का शिलालेख है वो कोई शिलाओं या फिर टुकड़ों में टूटा हुआ मिला है, उसके कुछ टुकड़े में क्या मिले, अर्थात यदि जब वो पूरे मिल जाते हैं हमें तो उनके बारे में हमें इतिहास को पढ़ने के जो स्रोत है इतिहास के, उनमें और ज़्यादा अपने को आसानी हो जाती थी। इसका जो सबसे बड़ा खंड है वो कहाँ पे रखा हुआ है, उदयपुर संग्रहालय वहाँ पे सुरक्षित रखा हुआ है। और राजस्थान में भागवत संप्रदाय से संबंधित सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख यही है। अर्थात अपने कह सकते हैं कि जो वैष्णव या फिर भागवत संप्रदाय है उसके हमें सबसे ज़्यादा जानकारी जो मिलती है वो इसी शिलालेख के अंदर हमें मिलती है। और एक मुख्य जानकारी इसमें हमें ये भी मिलती है कि जो राजस्थान में भागवत धर्म है वो काफ़ी लोकप्रिय हो चुका था। अर्थात अपने कह सकते हैं कि जो गोसुंडी का शिलालेख मिला था हमें, अर्थात ये कौन सी ईस्वी का है, ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी का अभिलेख है। जो उस समय भी क्या हो गया था, जो हमारा धर्म है भागवत धर्म है वो क्या हो गया था, ज़्यादा ही प्रचलित हो गया था। भागवत धर्म है वो काफ़ी लोकप्रिय हो चुका था। तो हम कह सकते हैं कि जो भागवत धर्म है या फिर जो वैष्णव संप्रदाय है वो कितना पुराना है। अर्थात कह सकते हैं कि जो गोसुंडी का शिलालेख है उसके समय भी क्या हो गया था, हमारा बहुत ही ज़्यादा चर्चा में आ गया था और बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हो गया था।
है जो मानमोरी का अभिलेख है उसके बारे में। मानमोरी का जो अभिलेख है उसके बारे में हम बात करते हैं कि मानमोरी का अभिलेख है वो चित्तौड़ के मानसरोवर झील के तट पर मिला था और कर्नल जेम्स टोड को यह मिला था। कर्नल जेम्स टोड के बारे में आप जानते हो, जिन्होंने राजपूताना या फिर राजस्थान का जो इतिहास है उसको क्रमबद्ध लिखा था। अब उसके बाद हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़ की जो प्राचीन स्थित मौर्य वंश है प्राचीन, उसका इतिहास है वो इसी अभिलेख में हमें मिलता है। मानमोरी का जो अभिलेख है उसमें हमें मौर्य वंश का इतिहास है वो हमें मिलता है। और धार्मिक भावना से अनुप्रमाणित होकर मानसरोवर झील का निर्माण करवाया गया था, इसी लेख से हमें ये पता चलता है। और मानमोरी जो अभिलेख है उसको अमृत मंथन का जो उल्लेख मिलता है वो हमें किस में मिलता है, मानमोरी का जो अभिलेख है उसमें हमें अमृत मंथन का उल्लेख है वो हमें मिलता है। शिलालेख के अत्यधिक भारी होने के कारण जेम्स टोड था, कर्नल जेम्स टोड है, वो इंग्लैंड लेके उसको कहाँ पे जा रहा था, इंग्लैंड लेकर जा रहा था। तो उसमें क्या था, अधिक वजन होने के कारण उसने क्या कर दिया था, उस अभिलेख को समुद्र के अंदर डाल दिया था। और कर्नल जेम्स टोड ने क्या किया, इंग्लैंड जाते समय उसको समुद्र में फेंक दिया था। उसके बाद हम आगे बात करते हैं भाबरू का जो शिलालेख है उसके बारे में हम बात करते हैं। जिला है उसी में ये विराटनगर है वो स्थित है, जहाँ पे भाबरू का शिलालेख हमें मिलता है। विराटनगर में अशोक के 2 शिलालेख मिलते हैं, एक तो भाबरू का मिलता है और फलक और विराट अभिलेख भी हमें वहीं पे मिलता है, जो कि किसके, सम्राट अशोक के है। इस शिलालेख को वो कालांतर में 1840 ईस्वी में ब्रिटिश सेनाधिकारी कैप्टन बर्ट द्वारा कटवाकर कोलकाता संग्रहालय में इसको रखवा दिया था। एक ब्रिटिश अधिकारी था कैप्टन बर्ट, जिसने क्या किया था, इसको काटकर कहाँ पे रखवा दिया था, कलकत्ता का जो संग्रहालय है या फिर अपने कह सकते हैं जो कि म्यूजियम है वहाँ पे इसको रखवा दिया गया था। अशोक द्वारा है वो बौद्ध धर्म संघ और आस्था प्रकट करने का इसमें क्या मिलता है, हमें वर्णन मिलता है। अभिलेख में सम्राट अशोक द्वारा बुद्ध धर्म संघ और आस्था का प्रतीक है वो हमें इसमें मिलता है। बौद्ध धर्म का कह सकते हैं कि जो सम्राट अशोक है वो बुद्ध धर्म का अनुयायी था, इसका हमें प्रमाण भी है वो इसमें भाबरू का जो शिलालेख है उसके अंदर मिलता है। मौर्य सम्राट अशोक ने स्वयं उत्कीर्ण करवाया था इसको जो उत्कीर्ण करवाने का काम था, अर्थात कह सकते हैं जिसके द्वारा बनवाया गया था, तो ये किसने बनवाया था, जो सम्राट अशोक है उनके द्वारा उत्कीर्ण इसको करवाया गया था। उत्कीर्ण होता है पत्थर के ऊपर जब इसको टाँच कर बनाया जाता है या फिर उस पर पत्थर पे इसको खोद कर जब लिखवाया जाता है तो वो उत्कीर्ण का काम होता है, अर्थात इसको कह सकते हैं कि डेवलप करवाना या फिर इसको बनवाना, वो उत्कीर्ण करवाना हो गया था। चीनी यात्री हनसांग ने भी इस स्थल का वर्णन किया है। चीनी यात्री था हनसांग, इसने भी क्या किया, भाबरू का शिलालेख है उसके बारे में वर्णन किया है। अब आगे देखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो बिजोलिया का शिलालेख है उसके बारे में। बिजोलिया का जो शिलालेख है वो हमें कहाँ पे मिलता है, पार्श्वनाथ का एक जैन मंदिर है उसकी दीवार पे लगा हुआ मिलता है और एक चट्टान पे उत्कीर्ण है। 1170 ईस्वी का अभिलेख है जो कि जैन श्रावक लोलाक द्वारा मंदिर के निर्माण की स्मृति में ये बनवाया गया था। उसके बाद था जो इस प्रशस्ति का जो प्रशस्तिकार था इसका, अर्थात कह सकते हैं कि किसके द्वारा लिखाया गया था, वो कौन था, गुणभद्र था, जिसके द्वारा इसको लिखवाया गया था। और सांबर के अजमेर और जो चौहान है उनका वर्णन हमें किसमें मिलता है, जो बिजोलिया का शिलालेख है उसमें हमें इनका वर्णन मिलता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि लेको क्षेत्र के प्राचीन नाम भी मिलते हैं, कि इस क्षेत्र में जो अभिलेख है बिजोलिया का अभिलेख है उसमें हमें क्षेत्रों के जो प्राचीन नाम मिलते हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं। जवालीपुर है, जवालीपुर वर्तमान का क्या है, जालोर है, और जो नड्डुल है वो क्या है, नाडोल है, और साकम्बरी वो सांबर है, और दिल्ली का नाम क्या मिलता है हमें, दिल्ली का नाम है वो दिल्ली का मिलता है। इसमें भूमि अनुदान का वर्णन भी किसमें मिलता है, इसी अभिलेख के अंदर हमें मिलता है, डोहली नाम से किया गया है इसका वर्णन। और जो बिजोलिया के आसपास का पठारी भाग है उसको उत्तरमाद्री के नाम से संबोधित किया गया, जिसे वर्तमान में उपरमाल के नाम से भी जाना जाता है। जो पुराना नाम है वो तो क्या हो गया, उत्तरमाद्री है, और जो वर्तमान में उसको किस नाम से जाना जाता है, ऊपर माल नाम से उसको जाना जाता है, ऊपर माल नाम से जाना जाता है। उसके बाद बात करते हैं इसकी भाषा की। तो आप ये बात का ध्यान रखना कि जो भी शिलालेख है या फिर अभिलेख है या फिर कोई भी प्रशस्ति है उसकी भाषा का आपको विशेष ध्यान होना चाहिए कि किस भाषा में लिखी गई है। तो इसकी भाषा है वो कौन सी है, संस्कृत भाषा है, 13 पद लिखे हुए हैं उसमें, और लेख है वो दिगंबर लेख है। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार है वो 12वीं सदी के जनजीवन, धार्मिक आस्था और भौगोलिक व राजनीतिक अवस्था जाननी है तो इसका बड़ा ही महत्व है। अर्थात कह सकते हैं कि जो बिजोलिया का शिलालेख है उसमें हमें 12वीं सदी की जो धार्मिक अवस्था है और जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके बारे में हमें यदि जानना है तो हम बिजोलिया का जो शिलालेख है उसके बारे में यदि हम पूरे तरीके से जानते हैं या फिर इसको हम पढ़ सकते हैं तो इसके बारे में हमें काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता है। इस शिलालेख में कुटिला नदी के पास अनेक शैव और जैन तीर्थ स्थलों का वर्णन किया गया है। कुटिला नदी है, वहाँ के जो जैन मंदिर और शैव के मंदिर है उनका हमें स्थलों का पता चलता है इसके द्वारा। आगे देखो, रणकपुर प्रशस्ति है, उसका जो प्रशस्तिकार है वो कौन था, दीपाक था। मेवाड़ के राजवंश व धरणक सेठ का वंश का जो वर्णन है वो रणकपुर प्रशस्ति के अंदर अपने को मिलता है। बप्पा व काल भोज का अलग अलग व्यक्ति बताया गया है, और जो बप्पा रावल को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है ये साक्ष्य क्या इसका गलत हो गया। महाराणा कुंभा की विजयों का उपाधि तथा उनकी, इसमें महाराणा कुंभा की विजय और उनकी उपाधियों का वर्णन मिलता है। तो रणकपुर प्रशस्ति के अंदर इसको आप स्टार लगा के नोट कर लेना क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए, कि महाराणा कुंभा की जो विजय है और उनकी उपाधियों का वर्णन है वो कौन सी प्रशस्ति में हमें मिलता है, रणकपुर प्रशस्ति में उनका वर्णन मिलता है।
गुहिलों को बप्पा रावल का पुत्र बताया गया है। जो गुहिलादित्य है, गुहिलादित्य कौन था, जिसने गुहिल वंश की स्थापना की थी, उसको बप्पा रावल का क्या बताया गया, पुत्र बताया गया, जो कि बात गलत है। लेख में बप्पा से लेकर कुंभा तक की वंशावली दी गई है, जिससे बप्पा को गुहिल वंश का पिता माना गया है। बप्पा रावल है, उसको किसका पिता माना गया, गुहिल वंश का। लेकिन जो गुहिल वंश है उसकी स्थापना करने वाला कौन था, गुहिलादित्य था। गुहिलादित्य के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन जो कुछ साक्ष्य है रणकपुर प्रशस्ति के जो हमें गलत मिलते हैं और कुछ साक्ष्य वो हमें सही मिलते हैं। आगे देखें, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के बारे में बात करें 1460 ईस्वी के है। ठीक है, इसका जो प्रशस्तिकार है वो कौन था, महेश भट्ट। इसका प्रशस्तिकार कौन है, महेश भट्ट। महेश भट्ट इसका प्रशस्तिकार है। और जो राणा कुंभा है वो इसके क्या, राणा कुंभा की ये प्रशस्ति लगवाई गई है और इसका रचयिता कौन है, महेश भट्ट है। बप्पा रावल से लेकर राणा कुंभा तक की किसमें क्या मिलती है, हमको वंशावली मिलती है और उनके वंशज के बारे में हमें जानकारियाँ मिलती हैं। महाराणा कुंभा की उपलब्धि, उनके द्वारा रचित जो ग्रंथ है उसके बारे में हमें जानकारी कौन से स्तंभ में मिलती है, कीर्ति स्तंभ में मिलती है। प्रशस्ति में चंडी शतक, गीत गोविंद और टिक्का संगीत राज आदि ग्रंथों का उल्लेख मिलता है, जो किसके लिखे हुए हैं, महाराणा कुंभा के लिखे हुए हैं। कौन कौन से है, चंडी शतक, गीत गोविंद, टिक्का संगीत राज आदि ग्रंथों का जो उल्लेख है वो हमें कहाँ पे मिलता है, कीर्ति स्तंभ में मिलता है। आगे देखें, उसके बाद हम बात करते हैं मानमोरी का अभिलेख है उसके बारे में। यह लेख है वो मानसरोवर झील के तट पे कर्नल जेम्स टोड को मिला था। एक बार इसको रिपीट करें क्योंकि पीछे में 2 बार स्लाइडें लगा दी गई थी। और जो मौर्य वंश है उसकी जानकारी हमें कौन से अभिलेख में मिलती है, मानमोरी का अभिलेख है, उसमें हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। धार्मिक भावना से अनुप्रमाणित होकर मानसरोवर झील का उन्होंने क्या किया था, निर्माण करवाया गया था। और जो अमृत मंथन है उसका उल्लेख हमें इसमें मिलता है। और कर्नल जेम्स टोड द्वारा किया गया था। जो मानमोरी का अभिलेख है उसको उठाकर इंग्लैंड लेके गए थे और इंग्लैंड नहीं ले जा पाए, तो इसके कारण उन्होंने क्या कर दिया था, इस लेख को समुद्र के अंदर डाल दिया था। समुद्र में फेंकना क्या समझा था उन्होंने, उचित समझा था। आगे देखें, शिलालेख है उसके बारे में हम बात करते हैं। जो कुंभलगढ़ का शिलालेख है वो हमें 1460 इसमें राजसमंद के अंदर मिलता है। और कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित कुंभ श्याम का मंदिर है, जिसको वर्तमान में है वो मामदेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, मामदेव मंदिर के नाम से इसको जाना जाता है। और इसकी जो विशेषता है वो क्या है, गुहिल वंश का वर्णन हमें मिलता है, मेवाड़ के महाराणाओं की वंशावली और उनका जो उपलब्धि है उनके बारे में हमें वर्णन मिलता है। और राजस्थान का एकमात्र अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। अर्थात महाराणा कुंभा के जीवन काल के बारे में जो वर्णन मिलता है सबसे ज़्यादा वो हमें किसमें मिलता है, कुंभलगढ़ शिलालेख के अंदर। उसके बाद जो कुंभलगढ़ शिलालेख है उसमें हमें मिलता है कि हमीर की जो विषम घाटी पंचानन कहा गया उसका वर्णन हमें मिलता है। मेवाड़ के महाराणाओं की वंशावली विशुद्ध रूप जानने के लिए बड़ा यह क्या है, महत्वपूर्ण 5 शिलालेख में इनका वर्णन मिलता है। और 2709 इसमें क्या मिलती है, हमें श्लोक मिलते हैं। ये प्रश्न भी पीछे आया हुआ है कि कुंभलगढ़ जो शिलालेख है उसमें कितने श्लोक मिलते हैं, तो ये कितने श्लोक है, 2709 श्लोक है। ध्यान में रखना आप, कितने श्लोक मिलते हैं, 2709 श्लोक मिलते हैं। उसके बाद दास्ता, आश्रम व्यवस्था, यज्ञ, तपस्या, शिक्षा आदि का अनेक विषयों का उल्लेख है वो हमें इस शिलालेख के अंदर मिलता है। इस लेख के रचयिता है वो डॉक्टर ओझा के अनुसार महेश होना चाहिए, क्योंकि इस लेख में कई साक्ष्य वो चित्तौड़ की प्रशस्ति से भी मिलते हैं। क्योंकि जो चित्तौड़गढ़ की प्रशस्ति है और जो कुंभलगढ़ की प्रशस्ति है उन दोनों को क्या है, जो चित्तौड़गढ़ की प्रशस्ति है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, महेश भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। और इसमें भी जो कोई प्रमाण मिलते हैं वो महेश भट्ट से और चित्तौड़गढ़ की प्रशस्ति से दोनों से एक समान मिलते हैं। तो इसका ओझा के अनुसार है वो महेश भट्ट को भी इसका क्या माना गया था, प्रशस्तिकार माना गया था या फिर इसका रचयिता माना गया था। प्रतापगढ़ शिलालेख के बारे में बात करते हैं। गुज्जर प्रतिहार नरेश महेंद्रपाल की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। और तत्कालीन जो समाज की कृषि व्यवस्था थी उसके बारे में हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। समाज और धर्म के बारे में भी हमें जानकारियाँ मिलती है और उसमें चल रही जो प्रथाएं थी उनके बारे में हमें भी वर्णन इसी के अंदर मिलता है, ये नोट कर लेना आप। संडेश्वर अभिलेख है। इस अभिलेख में वराह मंदिर की जो स्थानीय व्यवस्था थी और वहाँ का जो व्यापार था उसके बारे में तथा शासक थे वहाँ के उनके पदाधिकारियों के बारे के विषय में हमें पता चलता है। कुमारपाल का अभिलेख है, हमें अबू के परमारों की वंशावली प्रस्तुत इसी के अंदर की गई है, जिसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। रसिया की छतरी का जो शिलालेख है उसके बारे में हम बात करते हैं। इस शिलालेख की एक शिला बची है जो कि चित्तौड़ के पीछे पिछली दीवार है, चित्तौड़ के पीछे दीवार पर लगी हुई है। बप्पा के नरवर्मा तक गुहिल वंश व मेवाड़ के शासकों की उपलब्धियों का जो वर्णन मिलता है वो हमें इसके अंदर मिलता है। शिलालेख के जो अंश है वो 13वीं सदी के जनजीवन पर प्रकाश डालते हैं। नागदा और देलवाड़ा गांव का वर्णन इसमें मिलता है। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की पहाड़ी भाग की जो वनस्पति का चित्रण है वो हमें मिलता है। आदिवासियों की आभूषण, वैदिक योग परंपरा और शिक्षा का जो सतर है उसकी समुचित हमें जानकारी क्या कहाँ पे मिलती है, रसिया की छतरी का जो शिलालेख है उसके अंदर हमें ये जानकारियाँ मिलती है। चित्तौड़ के पार्श्वनाथ मंदिर का लेख है। तेज सिंह की रानी थी जैतल देवी और उनके द्वारा एक पार्श्वनाथ के मंदिर बनाने का जो उल्लेख मिलता है वो हमें यहीं से मिलता है। और जो भरतपुरिया थे आचार्य के उपदेश से बनवाया गया था, जो मंदिर बनवाया गया था पार्श्वनाथ जी का वो किसके आदेश पे बनाया गया था, भरतपुरिया आचार्य था उनके आदेशानुसार इसको बनवाया गया था। लेख में जो शासन व्यवस्था है, धर्म व्यवस्था, धार्मिक सहिष्णुता उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। शासन व्यवस्था धर्म की और वहाँ का जो धार्मिक व्यवस्था थी उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। जो चित्तौड़ के पार्श्वनाथ मंदिर का जो लेख है उसके में ये सब जानकारियाँ हमें मिलती है। अब्बू का लेख,
श्लोक कितने इसमें 62 श्लोक लिखे हुए हैं। रचना वेद शर्मा द्वारा की गई है। बप्पा से लेकर, बप्पा रावल है वहाँ से लेकर समर सिंह तक जो मेवाड़ शासकों का वर्णन मिलता है वो हमें इसी लेख के अंदर मिलता है। अबू की वनस्पति, ध्यान ज्ञान, यज्ञ का वर्णन है वो यहीं से मिलती है। और जो प्रचलित मान्यताएं थी उनका वर्णन है, या फिर अपने कह सकते हैं कि जो भी प्राचीन मान्यताएं थी या फिर जो भी रीति रिवाजें हुआ करती थी उनकी जानकारी है वो हमें इसी लेख के अंदर मिलती है। और इस लेख का जो लेखक है, शिलालेख का जो लेखक है वो कौन है? शुभचंद्र है। कौन है इसका लेखक है? वो शुभचंद्र। और शिल्पी सूत्राधार का नाम है वो करम सिंह मिलता है। शिल्पी सूत्राधार का नाम है वो हमें क्या मिलता है? करम सिंह नाम मिलता है। इस लेख के बारे में हम बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा यह लाया गया था। और उस समय क्या गया था, जो गंभीर नदी का पुल है उसकी जो 10वीं सीढ़ी है उसके ऊपर क्या कर दिया गया था, इसको लगवा दिया गया था। समर सिंह तथा उनकी माता जैतल देवी का इसमें वर्णन मिलता है। महाराणा की धर्म और सहिष्णुता नीति तथा मेवाड़ की आर्थिक स्थिति थी उस पर अच्छा प्रकाश डालने को मिलता है। आर्थिक स्थिति हो गई, धर्म सहिष्णुता हो गई, और वहाँ की जो राजनीतिक नीतियाँ थी और जो मेवाड़ की आर्थिक व्यवस्था थी उसका हमें जो वर्णन मिलता है वो कहाँ पे मिलता है? गंभीरी नदी का जो पुल पर लेख लगा हुआ है उसमें हमें ये सब जानकारियाँ मिलती है। अब बात करते हैं श्रृंग ऋषि का जो शिलालेख है उसके बारे में। सूत्राधार कौन था? इसका पन्ना था। और यह लेख खंडित दशा में मिला है और इसका बड़ा टुकड़ा है वो खो गया, अर्थात जो ज़्यादा जानकारी मिलनी थी वो हमें इसके बारे में नहीं जुटा पाए हैं। और रचना है वो कविराज वाणी विलास योगेश्वर ने की है। वाणी विलास योगेश्वर के द्वारा इसकी रचना की गई थी। और हमीर के संबंध में इसने लिखा है कि जिलवाड़ा को छीना और पालनपुर को जलाया था। हमीर का भीलों के साथ सफल युद्ध होना है वो भी इसके अंदर हमें उल्लेख मिलता है। और लक्ष्मण सिंह, छेतर सिंह और त्रिस्तरीय यात्रा का वर्णन मिलता है। इनकी जो लक्ष्मण सिंह और छेतर सिंह ने जो त्रिस्तरीय यात्रा की थी उसका वर्णन है वो श्रृंग ऋषि का जो शिलालेख है उसमें हमें मिलता है। तेलवाड़ा का शिलालेख है। कुल पंक्तियाँ कितनी है? 18 है। और जो आरंभ की 8 पंक्तियाँ संस्कृत में है और शेष पंक्तियाँ कौन सी भाषा में है? 10 पंक्तियाँ मेवाड़ी भाषा के अंदर है। धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। और टंक नाम की मुद्रा का प्रचलन है उसका हमें उल्लेख मिलता है। मेवाड़ी भाषा का प्रयोग किया जाना उस समय की बोलचाली भाषा थी। मेवाड़ी भाषा है वो उस समय क्या थी? प्रचलन में थी। और 1334 ईस्वी में यह कहाँ पे मिलता है? सिरोही के अंदर हमें यह लेख मिलता है। राय सिंह की प्रशस्ति जूनागढ़ के दुर्ग के दरवाजे पर मिलती है। रचयिता है वो जैन मुनि जेता और क्षेमरतन के शिष्य थे। जैता या फिर जेता नाम इसका मिलता है। बीका से राय सिंह तक बीकानेर के शासकों की उपलब्धियों का वर्णन है वो हमें मिलता है। और 60वीं पंक्ति में राय सिंह के कार्यों का उल्लेख आरंभ होता है जिनमें कि काबुलियों, सिंधियों और कच्छियों पर जो विजय का मुख्य रूप है या फिर जो विजय की गाथाएं हैं उनके बारे में हमें क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। राय सिंह की प्रशस्ति, ये हमारा टॉपिक है वो आज का कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे बात करेंगे अन्य हिस्ट्री का कोई और टॉपिक लेके आएंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। धन्यवाद।